हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है, कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक क्वेश्चन पेपर में हम बायो का पोर्शन ही लेकर के चल रहे हैं, इसी के साथ आप केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ में। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके पास बायो से आए हैं, कौन से आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्योंकि आप ये तीसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको अभी तक काफी सारा आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, ये आप ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अभी तक आपने क्वेश्चंस में आपके पास एमसीक्यूज जो आए थे वो आप सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा आप एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आपके पास आए हैं वो भी आप सॉल्व कर चुके हैं। 2 नंबर का प्रश्न जो आपके पास आया था, जिसमें आपने पढ़ा ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि सपोर्टिव और परपोर्शनल में क्या अंतर है, ये आपने देखा। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपसे पूछा गया है पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं उनमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है, जिसमें आपने कुछ एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे बात की है। और पूछा गया कि जो अलैंगिक जनन का प्रकार है बर्डिंग, वो किस प्रकार से होती है। अब देखिए, क्वेश्चन हमेशा एक जैसा नहीं आता है। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि बर्डिंग जो है या मुकुलन जो है वो किस में पाया जाता है, चित्र द्वारा समझाइए। अभी क्वेश्चन में आपको नाम भी दिया गया है कि मुकुलन किस में पाया जा रहा है, हाइड्रा में पाया जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मुकुलन किस में पाया जाता है, चित्र द्वारा दर्शाइए। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हाइड्रा है उसमें जो जनन है वो किस प्रकार से होता है, चित्र द्वारा दर्शाइए। तो क्वेश्चन कैसे भी आए आपको इतना पता होना चाहिए कि मुकुलन अलैंगिक जनन का प्रकार है, हाइड्रा में होता है, किस प्रकार से प्रोसेस होती है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया था 3 नंबर का था, उसमें आपसे पूछा गया था प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र द्वारा समझाइए। आपको चित्र द्वारा समझाना था कि किस प्रकार से क्या है, जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, उसके आधार पर उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सूर्य क्या कर रहा है, जो प्लांट क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम ये जो क्वेश्चन है वो देख चुके हैं। अब आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके अथवा में भी आपके पास एक प्रश्न आया है, जिसमें आपने कहा, सबसे पहला जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है एक उभयलिंगी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाकर जननांगों को प्रदर्शित कीजिए, यानी कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड शो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। आज आपको सेकंड पार्ट यहाँ पर सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आपने कहा कि आपको क्या करना है, एक फूल का, एक फ्लावर का आपको डायग्राम बनाना है, उसमें आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहां पर दिखाने हैं। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, सबसे पहले बात आपके पास ये आती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो पहला आपके पास क्वेश्चन आया है उसका आंसर है ये। आपने एक फ्लावर का डायग्राम देखा, ठीक है, ये है आपने कहा स्टेम, तना है। ठीक है, इसमें आपने कहा ये है आपके पास रिसेप्टेकल्स। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं वो आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, ना भी रखें, अगर आप ये वाले पोर्शन ना भी शो करें तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपको शो करना है कहाँ से, सेपल से। ये जो आपको सेपल, जिसे आप क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, क्योंकि सबसे बाहरी आवरण है इसीलिए आप इसे क्या कह रहे हैं, बाह्य दल कह रहे हैं। सेपल हो गया। सेपल के बाद, सेपल के पहला आपका पार्ट है, बाहर से अंदर की ओर आप देख रहे हैं। दूसरा पार्ट आपका आता है पेटल, जिसे आप कहते हैं दल। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका क्या आता है, दल आता है। तीसरा पार्ट आपके पास आ गया है स्टेमेन, जिसे आपने क्या कहा, पुंकेसर कहा। तीसरा पार्ट आपके पास स्टेमेन आया है, जिसे आपने पुंकेसर कहा। चौथा पार्ट आपके पास आया है कार्पल, जिसे आपने क्या कहा, स्त्री केसर कहा। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आपको 4 भाग आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। चारों भागों में से आपको ये पता होना चाहिए
कि जो फ्लावर है, फूल है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। तो जो थर्ड नंबर पे आपको दिखाई दिया है दैट इज पुंकेसर, और जो फोर्थ नंबर पर आपको दिखाई दिया है दैट इज कार्पल। ये क्या है, फूल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब देखते हैं स्टेमेन। आपको स्टेमेन दिखा, आपने कहा रिप्रोडक्शन मेल। स्टेमेन का फंक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, मेल पार्ट है ये। और इसके दो भाग आपको बताए गए हैं, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर को आपने क्या कहा था, परागकोश कहा था, ठीक है। और फिलामेंट को आपने क्या कहा था, पुंतंतु कहा था। क्लियर इतनी बात। दो भाग आपके पास आ गए हैं किसके, स्टेमेन यानी कि एंथर के। अब जो कार्पल है वो क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, फीमेल पार्ट है। इसकी कितने भाग आपके पास आए हैं, मेनली 3 भागों के बारे में पहले आप बात करेंगे। आपने कहा स्टिग्मा, जिसे आपने क्या कहा, वर्तिकाग्र कहा। स्टाइल, जिसे आपने वर्तिका कहा, ठीक है। और ओवरी, जिसे आपने क्या कहा, अंडाशय कहा। ठीक है। इसके अलावा पॉलन ट्यूब आपके पास आई है। पॉलन ट्यूब की बात हम करेंगे जब आप यहाँ पर परागण के बारे में पढ़ लेंगे, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आपको पढ़ना किसके बारे में है, आपको डायग्राम, आपको फूल का जो डायग्राम है, आप पूरा फ्लावर का डायग्राम बनाएंगे, चारों पार्ट्स के नाम लिखेंगे और फोकस होगा आपका किस पे, एक तो स्टेमेन पे, उसके दोनों भागों को आप दिखाएंगे, दोनों भागों को दिखाएंगे। दूसरा कार्पल पे, और कार्पल के तीनों भागों को आप दिखाएंगे, वर्तिकाग्र जिसे आप स्टिग्मा कह रहे हैं, स्टाइल जिसे आप वर्तिका कह रहे हैं, और ओवरी जिसे आप अंडाशय कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ये चीज आपको दिखानी है। अब आपको इमेज में थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ईजी है। आपने कहा पूरा फूल का डायग्राम आपने बनाया, आपने कहा जो कार्पल है उसके 3 भाग कौन से हैं, ध्यान से देखिए, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, ठीक है। फिर आपने कहा ये है यहाँ पर एंथर, जिसमें आपने कहा ये है एंथर और ये है फिलामेंट। सिंपल सी बात है। आपने कहा ये है स्टिग्मा, जिसे आप वर्तिकाग्र कह रहे हैं। ये जो आपको पतली नलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये है स्टाइल यहाँ पे, और लास्ट जो आपको फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है वो ओवरी है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। अब एंथर में क्या होंगे, एंथर में आपने कहा क्या होंगे, पॉलन ग्रेन होंगे, ये पॉलन ग्रेन होंगे यहाँ पर। तो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होंगे। तो पॉलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे, चले गए स्टिग्मा पे, इस प्रकार से। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन चले गए हैं, ठीक है। लेकिन पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन एक ही पॉलन ग्रेन यहाँ पर कर रहा है। अब आपने कहा कि जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से कहाँ चले गए हैं, स्टिग्मा में चले गए हैं, और इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, पॉलिनेशन कहा। इसी को आप क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जब परागण हो गया है तो यहाँ पर अब क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन जब हुआ तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन से अब मेल गैमेट यहाँ पर बन गए हैं, 2 मेल गैमेट बन गए हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आपने आगे वाले फ्लावर में क्या देखा था, पॉलन ट्यूब देखा था। ये जो आपको अंदर एक ट्यूब जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये है पॉलन ट्यूब, ठीक है। पॉलन ट्यूब है, तो आपने कहा कि पॉलन ट्यूब में यहाँ पर 2 मेल गैमेट आए, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूल भी है अंदर, इस प्रकार से यहाँ ओव्यूल है। अब यहाँ पर जो मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, जो एक्स सेल आपके पास आई है, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज होगा, जो आपने कहा कि जो केंद्रक न्यूक्लियाई आपके पास आए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर केंद्रक न्यूक्लियाई हैं, इनके साथ फ्यूज होगा। तो यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ, और इसे आप क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इजी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको
यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये आप छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। एक बार डायग्राम देखिए, और जिन बच्चों को फूल का डायग्राम बनाना नहीं आता है या फिर जिन्हें नहीं पता है कि पुंकेसर क्या है, स्त्री केसर क्या है, इसके कितने भाग हैं, वो जल्दी से एक बार ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है। पढ़िए, अपने क्वेश्चन को पढ़िए, जो आपके पाचन तंत्र से संबंधित जो प्रश्न आपके पास आया है। क्या आपको कहा गया है, पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए, इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। क्या करना है आपको, पाचन तंत्र बनाना है। आपको क्या करना है, पाचन तंत्र बनाना है, और कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं पाचक अंगों के, वो आपको प्रदर्शित करने हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है, ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेवल द फॉलोइंग पार्ट। कौन कौन से पार्ट आपको दिखाने हैं, पित्त नली यानी कि बाइल डक्ट आपको दिखानी है, दूसरा भाग आपको दिखाना है अमाशय यानी कि स्टमक, और तीसरा भाग आपको दिखाना है ग्रसिका यानी कि इसोफिगस। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आप किसी तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे तो आप वहां पर डायग्राम को बना रहे थे। देख लेते हैं, ये आपके पास आता है पाचन तंत्र, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आहार नाल जिसे आप कहते हैं। आपने कहा कि मुख से लेकर के एनस तक जितने भी पाचक अंग हैं, उन सभी को हम सम्मिलित रूप से क्या कह दे रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह दे रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल का सिंपल सा मतलब है आपका पाचन तंत्र, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। आपका मुख भी आएगा, ठीक है, आपका इसोफिगस भी आएगा, आपका स्टमक भी आएगा यानी कि आमाशय भी आएगा, छोटी आंत भी आएगी, बड़ी आंत भी आएगी। सारे पार्ट्स किसमें सम्मिलित हो गए हैं, एलिमेंट्री कैनाल। जब आपने बोला तो सारे ही पार्ट्स आपने वहां पर ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अब आपसे ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है यहाँ पर किसका, पाचन तंत्र आपको बनाना है। पाचन तंत्र में क्या क्या चीजें आपको दर्शानी है, एक बार फिर से देखिए। आपने कहा आपको बाइल डक्ट को दिखाना है, स्टमक को दिखाना है, इसोफेगस को दिखाना है। तो दो पार्ट तो इजी है, यहाँ पर इजी है दो पार्ट। कौन कौन से, स्टमक और इसोफेगस यानी कि आमाशय और ग्रसिका। इजी पार्ट्स है, सारे बच्चे से दिखा सकते हैं कि कहाँ पर हमारा आमाशय होता है, कहाँ पर इसोफिगस होता है। बात आती है बाइल डक्ट की, कि जो बाइल डक्ट है वो कहाँ पर होता है, ठीक है। देख लेते हैं डायग्राम में, यह है पाचन तंत्र। सबसे पहले आपके पास आएगा माउथ, ठीक है। माउथ के अंदर आपके पास आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है, आपने टंग यानी कि आपने जीभ के बारे में बात की है, और आपने टीथ यानी कि दांतों के बारे में बात की है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। उसके अलावा आपने स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में बात की है। तीन जोड़ी हमारे पास क्या होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। क्या काम होता है लार ग्रंथियों का, लार सिक्रीट होती हैं हमारी लार ग्रंथि से, ठीक है। तो तीन प्रकार की कौन कौन सी है, सबलिंगुअल है, सबमैंडिबल है, और पैरोटिड है। आपको यहाँ पर लोकेशन भी बता रखी है कि कुछ एक जो ग्लैंड है वो यहाँ होती है, एक आपकी टंग के नीचे होती है, एक यहाँ पर होती है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आपने कहा एक तो यहाँ पे होती है, एक यहाँ होती है, एक आपकी टंग के नीचे होती है। नेक्स्ट आपने बात की यहाँ पर सबसे पहला ऑर्गन जो आपको मिल गया है वो है इसोफिगस। इसोफिगस क्या होता है, भोजन नली होती है। अब जो आप ये देख रहे हैं, जो आप टच कर रहे हैं, ये आपका है ट्रैकिया, ये आपकी श्वास नली है, भोजन नली नहीं है। ये आपकी जो आप टच करते हैं ये आपकी श्वास नली है, ठीक है। श्वास नली के पीछे क्या होता है, यहाँ पर आपकी भोजन नली होती है। क्या होगा यहाँ पे, भोजन नली, यही आपको बताना था, ठीक है। इसोफिगस आपको दिखाना था, भोजन नली जिसे आप कहते हैं, यह है इसोफिगस। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नली है वो इस प्रकार से पिचकी हुई है, फिर फूली हुई है, फिर यहाँ पर आपने कहा पिचकी हुई है और ये फूली हुई है। और ये सिर्फ यहाँ पर एक जगह पे नहीं होता, ये होता रहता है। जैसे कि ये नली है, इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, ये भोजन नली है। इस प्रकार का जो मूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपकी भोजन नली का जो आकार है, आकृति है, वो ऐसी होती है, ऐसा नहीं होता है। भोजन नली आपकी जैसे नली होती है वैसे ही होती है, जैसे कि इस प्रकार से, लेकिन इस प्रकार की गति इसमें पाई जाती है, यानी कि कहीं पे जो भोजन नली है वो संकुचित होती है, फिर वो रिलैक्स होती है, फिर वो संकुचित होती है, फिर वो रिलैक्स होती है। तो क्या कहते हैं इस प्रकार की गति को, किसी को पता है? तो इस प्रकार की गति को आप क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। इसी की वजह से जो भोजन यहाँ पर होगा वो नीचे की ओर जाता है। आपने क्या किया, आपने भोजन को निगला, तो भोजन जब आपने निगला तो नीचे कैसे जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार की गति आपकी भोजन नली में पाई जा रही है। पहला पार्ट मिल गया आपको। इसके बाद भोजन नली के बाद भोजन कहाँ गया, आपके स्टमक में। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है आपका स्टमक, अमाशय। दूसरा पार्ट मिल गया आपको। अमाशय कहाँ है, ये आपका अमाशय है। ठीक है, अब आपको ढूंढनी है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट यानी कि पित्त नली जिसे आप कह रहे हैं। अब ये बताइए, जो पित्त रस है, जो बाइल है, वो कहाँ से निकलता है। आपने कहा कि लीवर से निकलता है, ये हमारा लीवर है। आपने कहा लीवर से क्या निकलेगा, बाइल निकलेगा, जिसे आप पित्त कहते हैं। तो जब लीवर से बाइल निकलता है, जो पित्त निकलता है, तो वो कहाँ जाता है, आपने कहा छोटी आंत में जाता है। जो पित्त रस है वो लिवर से निकल करके आपकी छोटी आंत में जाएगा। क्यों जाता है छोटी आंत में, क्योंकि बाइल को क्या करना है, यहाँ पर पाचन करना है। तो बाइल पाचन कहाँ पर करेगा, जो पित्त रस है वो पाचन कहाँ पर करेगा, छोटी आंत में करेगा। ठीक है, तो आपने कहा कि लीवर से जो आपका यकृत है और जो छोटी आंत तक जो बाइल जाता है वो कैसे जाता है, आपने कहा बाइल डक्ट के द्वारा जाता है। तो कहाँ है बाइल डक्ट, आपने कहा ये जो बाइल डक्ट है, देखिए ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाली जो आपको डक्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, ये तो क्या है, लीवर है, ये लीवर है आपका। और ये जो पत्तीनुमा संरचना आप देख रहे हैं, ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जो पित्त रस है वो जमा होता है। ठीक है, इस पत्तीनुमा संरचना को आप क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय का मतलब क्या है, जहां पर पित्तरस जमा हो रहा है, ये पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में पित्तरस जमा होता है और अब इस नली के द्वारा, जिसे आप क्या कह रहे हैं, बाइल डक्ट कह रहे हैं, इस नली के द्वारा ये जो बाइल है ये कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। तो मिल गया आपको। 3 पार्ट पूछे गए थे, बाइल डक्ट पूछा गया था, भोजन नली यानी कि इसोफिगस पूछा गया था, स्टमक यानी कि आमाशय पूछा गया था। तीनों पार्ट मिल गए हैं। उसके बाद आपकी छोटी आंत है, जो कि आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर में दिखाई गई है, और जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई गई है, ये है आपकी बड़ी आंत। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो आपको करना क्या है, पाचन तंत्र का आप डायग्राम बनाए और जो जो आपको ऑप्शन में पूछा गया है वो आप लेबल कीजिए। आपको क्या करना है, सारा ही लेबल कीजिए। वैसे आप पूरा जो पाचन तंत्र है, सारे ही पाचक अंगों के आप लोग नाम लिखिए यहाँ पर। चलिए, तो अगला प्रश्न देखें, आपके पास अगला प्रश्न कौन सा आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कितने नंबर का है, 3 नंबर का आपके पास आया है। अब आपको कहा गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, 2 भाग आपको दिए गए हैं। प्लेटलेट्स पे लिखना है, लिम्फ यानी कि लसिका पर लिखना है। ठीक है, अब दोनों जो पार्ट हैं वो क्या है, डेढ़ नंबर में डिवाइड हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, 1.5 नंबर का ये होगा, 1.5 नंबर का ये होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। मैंने पहले भी कहा है कि जो क्वेश्चन आपको पार्ट्स में मिलते हैं, पार्ट्स में यानी कि आपने कहा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब कि पर जो आपके पास पार्ट है वो क्या है, 1.5 नंबर का है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं कि आपने प्लेटलेट्स के बारे में लिखा और यहाँ पर लिम्फ को आपने छोड़ दिया है तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, 1.5 नंबर ही यहाँ पर मिलेंगे। सेम वैसा ही इन क्वेश्चंस में भी था। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, आपने क्या करना है कि दोनों, अगर आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर बताए हैं तो आपको क्या मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताया है तो आपको 1.5 नंबर ही मिलेंगे। सेम वैसा यहाँ पर है, अगर आपने बाइल डक्ट को भी दिखाया यानी कि पित्त नली को भी दिखाया, आपने अमाशय यानी कि स्टमक को भी दिखाया, आपने इसोफिगस यानी कि ग्रस्तिका को भी दिखाया, आपको 3 नंबर मिलेंगे। यानी कि पर जो लेवलिंग है वो क्या है, 1 नंबर की है, यानी कि हर एक भाग क्या है, 1 नंबर का है। ये भी 1 नंबर का हुआ, ये भी 1 नंबर का है और ये भी 1 नंबर का है। जितने भाग आपने वहां पर प्रदर्शित किए हैं उतने आपको नंबर वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप सबसे पहले बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के बारे में आप कितना जानते हैं, उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी रक्त के बारे में, रुधिर के बारे में। क्या है, रक्त हमारे शरीर का तरल पदार्थ है। ठीक है, हमारे शरीर का तरल पदार्थ क्या है, यहाँ पर रक्त है। अब रक्त का कार्य क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि रक्त का कार्य क्या होता है, रक्त का कार्य क्या होता है, परिवहन करना।
परिवहन वैसे तो बहुत सारी चीजों का परिवहन करता है, लेकिन मेनली हमने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन का और CO2 का। इसके अलावा बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, उनका परिवहन करना होता है। तो आपने क्या कहा कि जो रक्त है, रक्त का कार्य है यहाँ पर परिवहन करना, और किसका परिवहन, हमने कहा ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर इससे पहले हम जानेंगे रक्त के बारे में कि रक्त यानी कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, रक्त किस चीज से मिलकर के बना है। आपने कहा कि जो ब्लड है, ब्लड में यहाँ पर 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ब्लड मिलके किससे बना है, प्लाज्मा से मिलके बना है और ब्लड सेल से मिलकर के बना है। अगर आप कहेंगे कि ब्लड, प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर के बना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा जो ब्लड सेल्स है उसके बारे में बात करते हैं। ब्लड सेल्स कितनी प्रकार के आपके पास आती हैं, आपने कहा RBC है, आपने कहा WBC है, और इसके अलावा आप बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, यानी कि प्लेटलेट्स का जो संबंध है वो किससे है, आपके रक्त से संबंध है इसका, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो आपने कहा RBC की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। WBC की फुल फॉर्म क्या है, आपने कहा श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आपके रक्त का जो कलर होता है, जो रेड कलर आपको दिखाई देता है, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, RBC, क्योंकि RBC में क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। RBC में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से आपका जो रक्त है वो रेड कलर का, लाल कलर का आपको दिखाई देता है। RBC का फंक्शन अगर मैं आपसे पूछूं कि RBC का फंक्शन क्या होगा, तो आपने कहा RBC ही तो क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का यहाँ पे क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा है। RBC ही क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैप्चर कर रहा है और ऑक्सीजन को आपके अलग अलग ऑर्गन तक, अलग अलग पार्ट्स तक लेके चला जा रहा है। और क्या कर रहा है, जो CO2 है, CO2 को फिर पकड़ रहा है और अलग अलग ऑर्गन से लेकर के आपके फेफड़ों तक लाता है, और वहां से आपके शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। क्लियर है RBC का फंक्शन क्या हुआ। अब हमने कहा WBC का फंक्शन क्या हुआ, आपने कहा WBC का जो फंक्शन आप पढ़ते हैं तो आप इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं, आपने रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आपको WBC के द्वारा ही मिलती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। RBC और WBC का फंक्शन पता चल गया। अब हमें बात करनी है प्लेटलेट्स के बारे में, जो कि आपके क्वेश्चन में आए हैं। ये तो जनरल सी बात थी जो कि आपने यहाँ पर डिस्कस की है। चलिए पढ़ लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। आपने कहा प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल कलरलेस सेल फ्रेगमेंट्स इन आवर ब्लड, यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं उन्हें आप थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। हमारे रक्त में छोटे रंगहीन कोशिका के टुकड़े होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है, कोई कलर नहीं होता है। दैट फॉर्म क्लॉट एंड स्टॉप और प्रिवेंट ब्लीडिंग। कार्य क्या है इनका, जो थक्का बनाते हैं और रक्तस्राव को रोकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे ये, जो आपका ब्लड क्लॉटिंग है, जो रुधिर का थक्का जमता है, आपने कहा कि हमारा हाथ कट गया, वहां से अब क्या निकलने लगा है, खून निकलने लगा है। ऐसा नहीं हुआ कि खून निकलते ही चले जा रहे हैं, आपने कहा थोड़ी देर आपने वेट किया, आप देखते हैं आपने अपने हाथ को क्या रखा, वैसे ही रखा, आप देखते हैं कुछ देर में आपका जो रक्त का स्राव हो रहा है वो रुक गया है। वहां पर आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का जो रुधिर का इस प्रकार से गुच्छा जैसा बन गया है। देखते हैं आप लोग, क्या है वो, जो प्लेटलेट्स है वहां पर थक्का बनाने का कार्य कर रही है। प्लेटलेट्स आर मेड इन अवर बोन मैरो। कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो समझते कहाँ पे होता है, हड्डी की संरचना देखिए आपने इस प्रकार से। यहाँ पर आपका क्या होता है, रेड बोन मैरो, यहाँ पर आपका क्या आता है, येलो बोन मैरो, ठीक है। तो आपका बोन मैरो में क्या बन रही है, जो यहाँ पर प्लेटलेट्स हैं वो बनती है। The sponge-like tissue inside the bones, ठीक है। Platelets are made in our bone marrow. The sponge-like tissue in our bodies. Bone marrow contains stem cells that develop into red blood cells, white blood cells and platelets. बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल होती हैं। स्टेम सेल क्या होती हैं, ये वो सेल होती हैं जो क्या करती हैं, बहुत तीव्र गति से डिवाइड करती हैं, बहुत तीव्र गति से इनमें विभाजन होता है और नई कोशिकाएं बनाती हैं। तो बोन मैरो में, ये जो आपका बोन मैरो है, बोन मैरो में स्टेम सेल होती हैं जो कि क्या क्या बनाएंगी, आपके RBC को बनाती हैं, WBC को बनाती हैं और प्लेटलेट्स को बनाती हैं। तो आपने क्या कहा, प्लेटलेट्स हमारी अस्थि मज्जा में बनते हैं, जो हमारी हड्डियों के अंदर स्पंज जैसा होता है।
अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाएं होती हैं जो लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स में विकसित होती हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पर काफी सारी चीजें आपने प्लेटलेट्स के बारे में जानी है और रक्त के बारे में जानी है, तो नोट कीजिए सारे बच्चे इसे। चलिए, तो आप सबने नोट कर लिया होगा। सेकंड पोर्शन जो हमारे पास आता है दैट इज लसिका और लिम्फ, जिसे आप होमवर्क में पढ़ के आएंगे कि लसिका क्या होती है, कहाँ पाई जाती है और क्या फंक्शन इसका होता है। ठीक है, तो जो आपको होमवर्क में दिया है वो आपको अच्छे से करके लेके आना है। जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन्हें एक बार फिर से रिवाइज आप करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।